हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंजर्वेशन के बारे में, जो हमारे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर का लास्ट लेक्चर है ना। इसके बाद हमें कोई लेक्चर नहीं पढ़ना, सिर्फ 2 लेक्चर में हमने अपनी बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर खत्म कर लिया। चैप्टर नंबर 15 हमारा खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम जेनेटिक्स से स्टार्ट कर देंगे, राइट। तो देखो, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हमें पढ़ना है। कंजर्वेशन मतलब होता है बचाना। हम चाहते हैं हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को खत्म होने से बचाएं, ठीक है। कंजर्वेशन मतलब क्या होता है? सेविंग, बचाना। ओके, सेविंग, बचाना। हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को खत्म होने से बचाना चाहते हैं। बायोडाइवर्सिटी मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, हमारे अर्थ पे जितने भी लिविंग बींग्स हैं उन सबको मिला के हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है। हम अलग अलग लोगों को बचाना क्यों चाहते हैं, अलग अलग जीवों को बचाना क्यों चाहते हैं, पहले ये समझना पड़ेगा। फिर बचाने के तरीके क्या अपनाने हैं ये समझना पड़ेगा। ये 2 बातें हमें समझनी है, ठीक है। क्यों बचाया जाए और कैसे बचाया जाए, राइट। तो क्यों बचाया जाए, इसके लिए 2 साइंटिस्ट ने थ्योरी दिया है, व्हाई टू सेव योर बायोडाइवर्सिटी। इसके लिए 2 साइंटिस्ट ने थ्योरी दी है। पहला है टिलमैन। टिलमैन एक साइंटिस्ट है जिन्होंने कहा है कि जिस भी एरिया में स्पीशीज ज्यादा रहती हैं उसमें चेंजेस बहुत कम आते हैं, बहुत जल्दी जल्दी वो चेंज नहीं होते। एक मिनट, आई एम सॉरी, यस। उसमें क्या होते हैं, चेंजेस जल्दी जल्दी नहीं आते, बहुत स्टेबल टाइप रहती है। ऐसा नहीं है कि अकस्मात कुछ ऐसा चेंज आ गया जो उसके लिए अच्छा ना हो। तो जिस भी एरिया में बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होती है उसमें चेंजेस बहुत कम आते हैं, ईयर टू ईयर वेरिएशंस बहुत कम आते हैं। यानी कि अगर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा रहेगी तो बदलाव होने के चांस कम है, कोई भी सडन कोई नुकसान होने के चांस कम हो जाते हैं, ठीक है। जैसे देखो, अगर मैं इनकी बात लिख दूं फिर मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगी आपको। he said that he said that the area which have which have more biodiversity shows less year to year variation, year to year variation। इनकी बात को प्रूफ करने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, समझना जरा। क्या एग्जाम्पल हो सकता है? जैसे मान लो कोई लायन है, क्या है? लायन, ठीक है। लायन है, एक पूरा एरिया है, मान लो इतना बड़ा सा एरिया है, यहाँ पे लायन रहता है और सिर्फ कौन रहता है? डियर रहता है। 2 ही लोग रहते हैं यहाँ पे। डियर के मान लो 10 डियर है, ठीक है। और कितना लायन है? एक ही लायन है इस जगह पे। तो अगर 10 डियर है तो 10 दिन में लायन डियर को मार करके खा जाएगा, और क्या होगा? डियर वहां से पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। लेकिन मान लो यहाँ पे 10 डियर के साथ साथ आपके 10 क्या है, 10 रैबिट भी है, ठीक है। और क्या है, 10 बफेलो भी है या काऊ भी है, ठीक है। 10 डॉग भी है, ठीक है। ऐसे अलग अलग जीव यहाँ पे है। तो लायन के पास वैरायटी है, बहुत सारे लोग हैं वहां पे। बहुत सारे जब लोग रहेंगे तो डियर के एक्सटिंक्ट होने का चांस कम हो जाएगा, क्योंकि लायन कभी डॉग को खाएगा, कभी काऊ को खाएगा, कभी रैबिट को खाएगा। तब तक डियर क्या करेगा? अपने आप का रिप्रोडक्शन कर लेगा और 10 से ज्यादा हो जाएंगे डियर। जब लायन रैबिट को खा रहा होगा तो बाकी लोग रिप्रोडक्शन करके बढ़ जा रहे होंगे। तो अल्टीमेटली क्या रहेगा? ये लोग बहुत स्टेबल रहेंगे। जब ज्यादा स्पीशीज होती है तो स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है, ऐसा नहीं होता है कि कोई जल्दी से लुप्त हो जाए या खत्म हो जाए हमेशा के लिए। इस चीज से बचा जा सकता है अगर किसी एरिया में बायोडाइवर्सिटी ज्यादा हो तो। ऐसा कौन कहता है? टिलमैन कहते हैं, ठीक है। तो टिलमैन ने कहा बायोडाइवर्सिटी को बचाने का एक रीजन ये है कि अगर बायोडाइवर्सिटी बची रहेगी तो हमें चेंजेस का सामना कम करना पड़ेगा और हम सारे लोग सुरक्षित रहेंगे, ठीक है। नहीं तो धीरे धीरे क्या होगा? सब लोग खत्म होते चले जाएंगे, ठीक है। ऐसा कौन कहा था? टिलमैन ने कहा था। देखो, बायोडाइवर्सिटी का महत्व, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी क्यों है अर्थ पे, इसका महत्व ठीक ठीक कोई नहीं जानता। बस सब लोग ने अपनी मत दी है, अपनी थ्योरी दी है, जैसे कि टिलमैन ने दी है, ठीक है। तो टिलमैन की एक थ्योरी थी कि बायोडाइवर्सिटी को क्यों बचाना चाहिए, क्योंकि अगर इसे बचाएंगे तो अल्टीमेटली हम बचे रहेंगे, नहीं तो धीरे धीरे क्या होगा? सभी लोग खत्म होते चले जाएंगे। ऐसा टिलमैन ने कहा था। और ऐसा ही कुछ मिलता जुलता एक और साइंटिस्ट ने कहा था। उन साइंटिस्ट ने दी थी रिवेट प्रॉपर हाइपोथेसिस, ठीक है। रिवेट रिवेट प्रॉपर हाइपोथेसिस,
रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस दी थी। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस दी थी। आज फिर से ट्रेन आ गई। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस में क्या कहा गया था? इस हाइपोथेसिस को देने वाले थे आपके, मैं साइंटिस्ट देख लेती हूँ, मुझे साइंटिस्ट का नाम याद नहीं रहता। पॉल एनरिच, ठीक है, पॉल एहरिच। साइंटिस्ट का नाम आपसे पूछता भी नहीं है वैसे। एहरिच, पॉल एहरिच एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या हाइपोथेसिस दिया था? रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। इसका मतलब क्या है समझो। कभी कभी एक नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता है, क्या 2 नंबर में, व्हाट इज रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। ओके, तो ये क्या हाइपोथेसिस है मैं आपको बता देती हूँ। इन्होंने कहा था, मान लो कोई एक प्लेन है। क्या है? एक प्लेन है, मान ले तो ये क्या है? ये एक प्लेन है, मान लो इसको। मान लेना क्या है, ये प्लेन है, ठीक है। ये एक प्लेन है और इसमें छोटे छोटे से जो पार्ट है ना, वो कुछ पॉपर से जुड़े हुए, पॉपर सॉरी रिवेट से जुड़े हुए हैं। रिवेट मतलब होता है छोटे छोटे से कीले, ठीक है। क्या? रिवेट मतलब होता है एक तरह से कील, आप समझ सकते हो। जैसे स्क्रू वगैरह जानते हो ना, चीजों को जोड़ने में स्क्रू या कील, अलग अलग चीजें इस्तेमाल होती हैं। तो एरोप्लेन को जोड़ने में ऐसे एक स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है, कील की तरह होता है, जिसे हम रिवेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं कि अगर मान लो इस प्लेन में कई सारे लोग बैठे हों, ठीक है, और वो क्या करें, हर लोग धीरे धीरे करके एक एक जो रिवेट है उसको खोल खोल के अपने घर लेते चले जाएं। एक एक लोग क्या करें, खोल खोल के अपने घर लेते चले जाएं। तो एक समय ऐसा आएगा जब ये प्लेन पूरी तरह से क्या होगा, पूरी तरह से डिसबैलेंस हो जाएगा और पूरी तरह से गिर करके क्रैश हो जाएगा। तो इनके कहने का मतलब है कि ये जो प्लेन है वो हमारा इकोसिस्टम है, और इसमें जो रिवेट है वो क्या है, हमारी बायोडाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी है। तो अगर धीरे धीरे एक एक बायोडाइवर्सिटी को खत्म करते जाया जाए, खत्म करते जाया जाए, तो अल्टीमेटली हमारा पूरा का पूरा इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसीलिए सभी बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन रखना जरूरी है। आपको नहीं पता कौन सा ऐसा जीव है जो एक रिवेट का काम कर रहा है, कौन सा एक जीव है जो इस पार्ट को जोड़ने का काम कर रहा है, आपको नहीं मालूम। तो इसीलिए हर बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करके रखो, बचा के रखो, किसी को मौत ना आने दो। ऐसा ना होने दो कि कोई हमेशा के लिए चला जाए। मैं ये नहीं कह रही कि एक डॉग है तो वो हमेशा जिंदा रहे, नहीं नहीं, अमर बनाने की बात नहीं हो रही है। लेकिन डॉग की स्पीशीज हमेशा बनी रहे। मतलब ऐसा ना हो कि डॉग दुनिया से खत्म हो जाए, सारे डॉग्स नहीं। एक डॉग मरा तो दूसरा जन्म लेना चाहिए, दूसरा मरा तो तीसरा जन्म लेना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि डॉग की सारी स्पीशीज ही खत्म हो जाए, सारी दुनिया से डॉग ही खत्म हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा ये कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि किसी को जीवन पर हमेशा अमर होने तक जिंदा रखना है, ऐसी कोई बात नहीं है। बस इतना है कि स्पीशीज बनी रहे, कंटिन्यूटी बनी रहे, एक मरे तो दूसरा नया जन्म ले, ऐसा बना रहे, ठीक है। तो यही है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। क्यों किया जाता है? ये आपके टिलमैन और ये पॉल एलरिच, इन दोनों ने ये अपना अपना मत दिया था कि अगर बायोडाइवर्सिटी खत्म हुई तो अल्टीमेटली पूरा इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा और हम सारे लोग खत्म हो जाएंगे। ऐसा टिलमैन और इन्होंने, पॉल एलरिच ने कहा था, ठीक है। तो ये कोई प्रॉपर रीजन नहीं दे पाए और प्रॉपर रीजन आज तक कोई नहीं दे पाया कि क्यों बायोडाइवर्सिटी को बचाना चाहिए। लेकिन हमें इतना मालूम है, अगर एथिकली भी सोचा जाए तो हमारी वजह से, अगर मान लो हम 5G का नेटवर्क लगाते हैं और उसकी वजह से बर्ड्स मर रही हैं, तो हमारा एथिक्स कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। हमारी हमारा जो अंदर का वो है ना, मोरल है, मोरल साइंस है, वो कहता है कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें किसी को मारना नहीं चाहिए। ऐसा आपके अंदर से आता है। आप ताकतवर हो इसका मतलब ये नहीं कि आप सबको मारते चलो, राइट। तो ये हमारा एथिक्स कहता है। तो एथिकल रूप से भी सोचा जाए और यूं भी देखा जाए इन साइंटिस्ट की बात, तो हमें क्या करना चाहिए, बायोडाइवर्सिटी को बचा के रखना चाहिए, ठीक है। अब बचाएंगे कैसे, इसके मेथड देख लेते हैं, चलो। यहाँ से 2 क्वेश्चन तैयार हुआ, टिलमैन की हाइपोथेसिस और रिवेट पॉपर की हाइपोथेसिस, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है एक और तरीके से कि वाई टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। तो आप यहाँ पे दोनों पॉइंट लिख सकते हो कि बायोडाइवर्सिटी को क्यों बचाया जाए, इन दोनों साइंटिस्ट ने बताया है, इन दोनों की बातें आप लिख सकते हो। मैं बाकी बातें इरेज कर रही हूँ और देखते हैं कि क्या कारण है बायोडाइवर्सिटी खत्म होने के, फिर कैसे उनको बचाया जाए। तो पहले हमें देखना पड़ेगा कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, बायोडाइवर्सिटी लॉस। पहले कारण देखें तब तो बचाने का मेथड देखेंगे, ठीक है। पहले कारण देख लें। पहला है हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन। हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन। अब कुछ लोग कहेंगे मैम इसका भी डेफिनेशन बताओ। बेटा हर चीज का डेफिनेशन नहीं होता। आप मुझसे हर चीज का डेफिनेशन पूछते हो, हर चीज का डेफिनेशन नहीं होता। चीजें समझनी होती हैं।
कि कह क्या रहा है, समझ के अपने आप से लिखना होता है, हर चीज डिफाइन नहीं मिलेगा आपको। ओके। फ्रैगमेंटेशन, तो जो लोग बार बार डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, मैं उनके लिए स्पेशली कह रही हूँ कि हर चीज की डेफिनेशन नहीं होती। मैं जो समझा रही हूँ उसे समझो और अपनी भाषा में लिखो उसे। जब तक खुद से लिखना नहीं सीखोगे तो डेफिनेशन रट के कुछ नहीं होगा। ओके। देखो, हैबिटेट मतलब होता है रहने की जगह, द प्लेस वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव, वेयर ऑर्गेनिज्म लिव, उस जगह को हम कहते हैं हैबिटेट। और फ्रैगमेंटेशन मतलब होता है टुकड़ों में बांट देना, टू डिवाइड। ठीक है। यानी जहां कोई ऑर्गेनिज्म रहता है उसके रहने की जगह को टुकड़ों में बांट दिया जाए। सपोज करो ये फॉरेस्ट है, ये क्या है, फॉरेस्ट है। ठीक है। मतलब एक जंगल है, जंगल के बीच में से आपने क्या निकाल दिया, रोड निकाल दिया। क्या निकाल दिया, ये ऐसा रोड निकाल दिया आपने जंगल के बीचों बीच। क्या कर दिया, रोड निकाल दिया। तो आपने क्या किया, इस पूरे हैबिटेट का, ये जो पूरा हैबिटेट था मतलब रहने की जगह थी जानवरों की, उसको दो भागों में आपने तोड़ दिया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो इस वजह से क्या हो सकती है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो सकती है। क्यों? क्योंकि समझो जरा, हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि कोई एक लायन है, एक लायन को रहने के लिए ना 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया चाहिए होता है। अगर एक लायन रहना चाहता है तो उसको 1 किलोमीटर स्क्वायर चाहिए, यानी 1 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ा एरिया चाहिए, तभी वो सर्वाइव कर पाता है। वो बहुत कम एरिया में नहीं रह सकता। लायन की बात करूं मैं, आप कहोगे मैम इतनी दूर में कैसे रहता है? तो बेटा उसे शिकार करने के लिए इतना जगह चाहिए होता है। अगर जगह कम कर दोगे उसका शिकार धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और वो खाने की कमी की वजह से मर जाएगा। तो मान लो ये 1 किलोमीटर स्क्वायर का पूरा था फॉरेस्ट, इस चीज को आपने बीच में से डिवाइड कर दिया। अब लायन क्या है, लायन इधर ही रह गया सपोज कर लो, तो इसके आसपास के जितने जीव होंगे धीरे धीरे वो उनको खाना शुरू कर देगा और धीरे धीरे वो जीव क्या हो जाएंगे, खत्म होने शुरू हो जाएंगे। और धीरे धीरे ये लायन भी खत्म हो जाएगा क्योंकि इसका खाना खत्म हो गया। तो एक रीजन ये हो सकता है बायोडाइवर्सिटी लॉस का कि आपने जगह को डिवाइड कर दिया, हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन कर दिया। टू डिवाइड द प्लेस वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव, दिस इज योर हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है, डेफिनेशन बार बार मत पूछना। ओके। चलो नेक्स्ट रीजन देखते हैं, सेकेंड रीजन क्या हो सकता है उस चीज को देखते हैं। देखो, सेकेंड रीजन होता है एलियन स्पीशीज इन्वेजन। एलियन स्पीशीज इन्वेजन, इन्वेजन, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब होता है बेटा सुनो, एलियन मतलब होता है बाहरी या फॉरेन। फॉरेन, यहाँ पे एलियन का मतलब ये नहीं जो दूसरी दुनिया से आए हैं, एलियन का मतलब फॉरेन, मतलब कहीं बाहर से आए हैं। ठीक है। मान लो यूपी की मैं हूँ, कोई बाहर से मतलब मान लेते हैं ऑस्ट्रेलिया से मेरे घर आया, तो वो क्या है, मेरे लिए एलियन स्पीशीज है, फॉरेनर है। राइट। यहाँ पे एलियन से मतलब फॉरेनर से मतलब है। ठीक है। स्पीशीज इन्वेजन मतलब होता है अटैक। जैसे मान लो ये एक तालाब है, क्या है, तालाब है। ओके। रिवर है ये, रिवर या आप तालाब को क्या कहते हैं इंग्लिश में, पॉन्ड है। ठीक है। पॉन्ड है ये। इस पॉन्ड में क्या है, कुछ छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी मछलियां रहती हैं अपनी, कुछ मछलियां रहती हैं यहाँ पे। ठीक है। हमने अचानक से बाहर से एक ऐसी मछली ला दी जो इन मछलियों को खाने वाली हो, बड़ी सी मछली हमने ला दी। और ये मछली क्या करती हो, बहुत आक्रामक हो, बहुत क्या हो, अटैक करने वाली हो। तो धीरे धीरे क्या करेगी, ये सारी छोटी मछलियों को क्या कर जाएगी, खा जाएगी। और ये छोटी मछलियां क्या हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब हमेशा के लिए दुनिया से खत्म हो जाएंगी। एक्सटिंक्ट मतलब हमेशा से दुनिया से हमेशा के लिए खत्म हो जाना, कंप्लीटली वाइप आउट फ्रॉम अर्थ। ओके। तो ये इसे खा गई, तो क्या होगा, ये स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई। यानी कि कोई एलियन स्पीशीज अगर ला दी जाए तो उस वजह से भी क्या हो सकता है, एक्सटिंक्शन हो सकता है। इसका एक एग्जाम्पल भी आपके एनसीईआरटी में मैं बताती हूँ। जो ईस्ट अफ्रीकन लेक थी, ईस्ट अफ्रीकन अफ्रीकन लेक, ठीक है, लेक मतलब ईस्ट अफ्रीका एक जगह है, अफ्रीका जानते हो ना, अफ्रीका का ईस्टर्न पार्ट ईस्ट अफ्रीका कहलाता है। वहां की लेक में ना काइकेड फिश रहती थी। कौन सी फिश रहती थी, काइकेड, जस्ट अ मिनट, वहां पे रहती थी काइकेड फिश, काइकेड फिश रहती थी वहां, हंसी खुशी रहती थी बेचारी। ठीक है। लेकिन काइकेड फिश छोटी छोटी होती है। तो ईस्ट अफ्रीका के लोगों ने सोचा चलो बड़ी मछली लाते हैं अपने तालाब में, ताकि क्या होगी, बड़ी बड़ी मछलियां हमको खाने को मिलेंगी। तो उन्होंने क्या किया, नाइल पर्च को ले आए। वो नाइल पर्च नाम की एक बड़ी मछली को वो ले आए।
वो ले तो आए, लेकिन इस बड़ी मछली को खाने वाला कोई नहीं था वहां पे। जहाँ से ले आए थे वहां पे तो खाने वाली बड़ी मछलियां थी, तो इसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखती थी। लेकिन यहाँ पे जब वो लोग नाइल पर्च को ले आए, तो क्या हुआ, ये नाइल पर्च को खाने वाला कोई नहीं था, और नाइल पर्च अपने आप की रिप्रोडक्शन इतना तेजी से उन्होंने किया कि उन्होंने सारी आसपास की मछलियों को खा डाला, सबको खत्म कर डाला। 10 स्पीशीज ऑफ काइकेड फिश, 10 स्पीशीज, काइकेड फिश की कई स्पीशीज होती हैं, उनमें से 10 स्पीशीज, 10 स्पीशीज को एकदम खत्म ही कर डाला, दुनिया से एकदम खत्म कर डाला। यानी कि क्या हो गई, 10 स्पीशीज ऑफ काइकेड फिश एक्सटिंक्ट हो गई। क्यों? क्योंकि एलियन स्पीशीज आपने ला दिया, बाहर से कोई ऐसी स्पीशीज ला दी जो वहां अनकंट्रोल वे में ग्रोथ करती गई। ठीक है, तो एलियन स्पीशीज के अटैक की वजह से भी कोई स्पीशीज खत्म हो सकती है। ओके, इसलिए प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, राइट। चलो, अब नेक्स्ट हम देखते हैं तीसरा कारण। तीसरा कारण अगर मैं बताऊं तो तीसरा कारण आपका होता है को एक्सटिंक्शन। ठीक है, तीसरा कारण होता है आपका को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन, जस्ट अ मिनट, मैं स्पेलिंग आजकल बहुत गलत लिख रही हूँ। एक्सटिंक्शन, को एक्सटिंक्शन, को एक्सटिंक्शन क्या होता है, मतलब साथ साथ मरना। जैसे मान लो मैंने आपको एक बार बताया था, जब म्यूचुअलिज्म पढ़ा रही थी तो मैंने ये शब्द आपको बताया था। म्यूचुअलिज्म नहीं, मैं आपको पॉपुलेशन इंटरेक्शन में किसी लेक्चर में मैंने आपको बताया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है मैंने कहाँ बताया था, पर मैंने आपको बताया जरूर था, पैरासिटिज्म में शायद बताया था। हाँ, पैरासिटिज्म में बताया था। मैंने कहा था अगर फिग है, फिग मतलब अंजीर का फूल है, अंजीर का पौधा होता है, उसका फूल भी होगा। फिग को हमेशा हमेशा कौन पॉलिनेट करता है, वास्प। वास्प आपके छोटे छोटे से कीड़े जैसे होते हैं, छोटे छोटे कीड़े जैसे होते हैं, उनके पंख भी होती हैं, तो कभी कभी एक नजर में देखोगे तो बटरफ्लाई जैसे दिखेंगे, बटरफ्लाई के बच्चे जैसे दिखेंगे, पर असल में ये कीड़े होते हैं। ठीक है, इंसेक्ट होते हैं, बहुत छोटे छोटे से वास्प होते हैं। इसको मधुमक्खी मत करना, ये मधुमक्खी की तरह नहीं दिखते हैं, कई तरह के वास्प होते हैं, बड़े वाले मधुमक्खी दिखते हैं, पर जो फिग को पॉलिनेट करते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, तो फिग वाले जो वास्प होते हैं ना, फिग को खाने वाले जो वास्प, सॉरी खाने कह रही हूँ, फिग को पॉलिनेट करने वाले, पॉलिनेशन करने वाले फिग का, पॉलिनेशन मतलब होता है कि इसमें क्या कराएंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवा देंगे, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे ला देंगे। मैंने सेकेंड चैप्टर में बताया था आपको पॉलिनेशन के बारे में। तो फिग का पॉलिनेशन हमेशा वास्प करता है। सपोज कर लो वास्प किसी वजह से मर जाए, तो फिग भी क्या होगा, मर जाएगा, क्योंकि इसका अब कोई पॉलिनेशन करने वाला नहीं है, तो इसकी जनरेशन को आगे बढ़ाने वाला कोई भी नहीं है। पॉलिनेशन होगा तभी सीड बनेंगे, सीड बनेंगे तभी आपका जनरेशन आगे बढ़ेगी। तो फिग की जनरेशन आगे नहीं बढ़ेगी अगर वास्प मर गया तो, यानी कि क्या हो गया, को एक्सटिंक्शन। किसी वजह से अगर वास्प मर गया तो फिग भी क्या हो जाएगा, मर जाएगा, दुनिया से खत्म हो जाएगा। ओके, तो इसी को कहते हैं को एक्सटिंक्शन, टू डाई टुगेदर। मैंने इसकी डेफिनेशन ऑलरेडी लिखवा चुकी हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में, आप वहां रेफर कर सकते हो। टू डाई टुगेदर इज योर को एक्सटिंक्शन। ओके, साथ साथ मरना भी क्या है, एक तरह से कारण है एक्सटिंक्ट होने का। नेक्स्ट हम देखते हैं, इस पूरे को मैं मिटाती हूँ, और चौथा एंड लास्ट रीजन हम पढ़ने वाले हैं, जो कि है आपका ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ओवर एक्सप्लॉइटेशन, टेशन। ओवर एक्सप्लॉइटेशन मतलब होता है अधिक उसका यूज कर लेना। अगर ह्यूमन बींग्स या कोई भी किसी ऑर्गेनिज्म का अत्यधिक यूज कर ले, एक्सट्रीम यूज कर ले, इतना यूज कि वो बेचारा मर ही जाए, तो उसको कहते हैं ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, टू एक्सप्लॉइट एनी ऑर्गेनिज्म till its extinction. Extinction is called over exploitation. Over exploitation. ओवर एक्सप्लॉइटेशन, किसी को इतना इस्तेमाल करना कि वो मर ही जाए, इसी को कहते हैं ओवर एक्सप्लॉइटेशन। जैसे मान लो अगर मैं एग्जांपल दूं, तो आपने पैसेंजर्स प्रिजन का नाम सुना होगा। पैसेंजर प्रिजन, वो गाना सुना है ना, कबूतर जा जा वाला, सुना है कभी, कबूतर जा एक गाना निकला था, जाके देखना आज, पैसेंजर पिजन। ठीक है, कबूतर जा जा करके एक गाना निकला था। उसमें क्या होता है कि एक कबूतर होता है सफेद कलर का, जो क्या करता है, चिट्ठी वगैरह लेके जाता है।
तो पहले ये कबूतर लोग रखते थे चिट्ठी वगैरह ले जाने के लिए। वो बड़े समझदार कबूतर होते थे, चिट्ठी वगैरह ले जाते थे, सुंदर-सुंदर से कबूतर होते थे। तो लोगों ने क्या किया, उसको इतना एक्सप्लॉइट किया, उसको मार के खाना शुरू किया। आजकल कबूतर बहुत कम देखने को मिलते हैं। लखनऊ वगैरह में ज़्यादा है, मैं मानती हूँ, कई जगह ज़्यादा है, लेकिन नॉर्मल से कम देखने को, जितने आपको कौवे देखने को मिलते हैं, पहले उतने ही कबूतर हुआ करते थे। लेकिन अब धीरे-धीरे क्या हो रहे हैं, वो कम होते जा रहे हैं, क्योंकि लोग कबूतर का मीट बहुत ज़्यादा खाने लगे थे। कबूतर को जैसे आप hen को खाते हो, वैसे ही कबूतर को लोग खाते थे। पर क्योंकि hen का प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा किया जाता है, तो वो मेंटेन है। लेकिन कबूतर का प्रोडक्शन उस हिसाब से नहीं किया जाता था, जिस हिसाब से उसे खाया जाता था। पैसेंजर के पिज़्ज़ा का इतना इस्तेमाल हुआ, इतना उसे खाया गया और इतना उसे चिट्ठी भिजवाने में इस्तेमाल किया गया कि धीरे-धीरे बेचारा एक्सटिंक्ट हो गया। हमेशा के लिए खत्म हो गया धरती से, ठीक है? ऐसे कई सारे जीव हैं जो हमेशा के लिए खत्म हो गए ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ये सब ह्यूमन बीइंग्स की गलती से हुआ है, ठीक है? तो ये सारी बातें हैं जिसकी वजह से बायोडायवर्सिटी खत्म होती है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बायोडायवर्सिटी को कैसे बचाया जाए। अगर कोई खत्म होने की कगार पे है, जैसे कहा जाए टाइगर, टाइगर खत्म होने की कगार पे, आज टाइगर प्रेज़ेंट है, लेकिन क्या हो सकते हैं, आने वाले दिनों में वो खत्म हो सकते हैं। तो खत्म होने की कगार पे है, तो हमें क्या करना है, उसे बचा के रखना है। तो बचाने के क्या मेथड हो सकते हैं, उसको हम देखते हैं। हाउ टू कंज़र्व बायोडायवर्सिटी, ठीक है? हाउ टू कंज़र्व बायोडायवर्सिटी। तो कंजर्वेशन 2 तरह से किया जाता है बेटा। पहला होता है इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मतलब होता है प्रोटेक्ट करना या सेव करना, बचाना, ओके? तो इन सीटू कंजर्वेशन का डेफिनेशन यहाँ ज़रूरी है, तो मैं आपके लिए लिख दे रही हूँ, ठीक है? इन दिस टाइप ऑफ कंजर्वेशन, इन दिस टाइप ऑफ कंजर्वेशन, एन ऑर्गेनिज्म इज प्रोटेक्टेड इन इट्स ओन हैबिटेट। मतलब जहाँ कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा है वहीं पे उसे सेफ्टी प्रोवाइड कर दो। इसको कहते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। मान लो मैं अपने घर में रह रही हूँ, मैं अपने घर में रहती हूँ और मुझे यहीं से चारों तरफ क्या करे, सपोज करो मैं एक खेत में रहती हूँ, एक पल के लिए मान लो एक खेत है जहाँ मैं रहती हूँ, मैं सिर्फ वहीं रहती हूँ। तो मेरे खेत के किनारे-किनारे बाउंड्री बना दिया जाए ताकि मैं यहाँ पे सुरक्षित रहूँ, मुझे कोई कुछ कर ना सके। तो इसको कहोगे इन सीटू कंजर्वेशन। ठीक है? इन सिटू मतलब जहाँ जो रह रहा है उसको वहीं पे सुरक्षित कर देना और वहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ को टोटली खत्म कर देना, ठीक है? ह्यूमन वहाँ ना जा सके या जाए भी तो रिस्ट्रिक्शन के साथ हो, वहाँ पे कोई हथियार ना ले जा सके, हंटिंग वगैरह ना कर सके, ठीक है? या फिर उस जगह को कोई नुकसान ना पहुँचा सके, तो इसको कहते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। और इन सिटू कंजर्वेशन का एग्ज़ाम्पल होता है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क। इंडिया में लगभग 90 नेशनल पार्क हैं बेटा। कितने नेशनल पार्क हैं? 90। कहाँ पे? इंडिया में, ठीक है? नेक्स्ट कंजर्वेशन का जगह होता है बायोस्फीयर रिजर्व। ये सब जगह है, मतलब अलग-अलग इसमें थोड़े-थोड़े प्रॉपर्टी अलग होती है। बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है? रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व 14 है इंडिया में। कुछ नेशनल पार्क का आपसे नाम भी पूछता है तो आप याद रखना, गिर नेशनल पार्क। 1-2 नेशनल पार्क का कभी-कभी आपसे नाम पूछ लेता है, गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क एक पार्क है जहाँ पे एशियाटिक लायन को रखा जाता है। एशियाटिक लायन, ठीक है? गिर नेशनल पार्क कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है? और एक नेशनल पार्क का नाम याद रखना, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है? नेशनल पार्क मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ। ये आपका उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में है, ठीक है? उत्तराखंड। और ये किसके लिए फेमस है? टाइगर के लिए। टाइगर यहाँ पे रखा जाता है, ठीक है? टाइगर को प्रोटेक्शन दी जाती है। तो एटलीस्ट 2 नेशनल पार्क का आप नाम याद कर लो, ओके? नेक्स्ट, सुनो जरा एक और बात, एशियाटिक लायन ना दुनिया में और कहीं नहीं मिलता है, सिर्फ गुजरात में मिलता है, सिर्फ गुजरात में, और दुनिया में कहीं नहीं मिलता है। तो ऐसे स्पीशीज जो सिर्फ एक ही जगह मिले और दुनिया में कहीं ना मिले, ऐसे को कहते हैं एंडेमिक स्पीशीज। मैं इस बात की डेफिनेशन लिख दे रही हूँ, आप इतनी चीजें नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है? इन सिटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व। और आपसे पूछे 2 नेशनल पार्क का नाम लिखो, तो आप लिख के बता देना विद एग्जाम्पल कि वहां किसको रखा जाता है, ठीक है?
जस्ट अ मिनट, मैं इस पूरे को मिटा देती हूँ। यस, अब देखो एंडेमिक स्पीशीज क्या है। एंडेमिक स्पीशीज, ठीक है। द स्पीशीज, द स्पीशीज which is found, which is found only in a particular area and nowhere else, and nowhere else, और कहीं ना पाई जाए, तो ऐसी स्पीशीज को क्या कहेंगे? एंडेमिक स्पीशीज, जो सिर्फ एक ही जगह मिले और कहीं ना मिले दुनिया में। जैसे एशियाटिक लायन सिर्फ गिर नेशनल पार्क गुजरात में मिलता है और दुनिया में कहीं नहीं मिलता है, ठीक है। तो सिर्फ वहीं पे मिलता है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो एंडेमिक स्पीशीज है, ठीक है। पहले कंगारू सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में मिलते थे, पर अब इतने सारे जू वगैरह बना दिए गए हैं, तो कंगारू वगैरह इंडिया में भी ला दिए गए हैं, पर एक्चुअल में वो एंडेमिक स्पीशीज था, वो सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में मिलता था, सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में। इसलिए ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन वगैरह को कंगारू भी कहा जाता है। अगर आप मैच वगैरह देखते हो तो ऑस्ट्रेलिया के लोगों को कंगारू कहा जाता है, ठीक है। वहां का नेशनल एनिमल्स भी है, ठीक है। तो इतनी सारी बातें हैं, और एक बात आती है एक्स सीटू कंजर्वेशन, उसको भी पढ़ लेते हैं। व्हाट इज एक्स सीटू कंजर्वेशन? एक्स सीटू इन सीटू का ठीक उल्टा है, मतलब ऑर्गेनिजम्स को उनकी जगह पे ना बचाना, कोई और जगह बनाना और वहां पे ले आके रख देना। जैसे मान लो मैं एक खेत में रहती थी, तो मुझे वहां नहीं प्रोटेक्ट किया गया, मुझे वहां से उठा करके किसी और घर में डाल दिया गया और वहां पे प्रोटेक्ट किया गया। एग्जाम्पल आपका जू, जू जानते हो ना? जू किसी ऑर्गेनिज्म का नेचुरल हैबिटेट नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को ला के वहां रखा जाता है, बहुत सारे एनिमल्स को ला के वहां रखा जाता है, तो वो क्या है? एक्स सीटू कंजर्वेशन। सो इसमें आप क्या लिखोगे? इन दिस टाइप ऑफ कंजर्वेशन, इन दिस टाइप ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन वेशन, एनिमल्स आर, एनिमल्स आर, एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म कह सकते हो, प्लांट को भी कंजर्वेशन किया जाता है। एनिमल्स आर रीलोकेटेड, रीलोकेटेड, रीलोकेटेड मतलब शिफ्ट किया गया है। रीलोकेटेड टू अ न्यू प्लेस, प्लेस अदर देन देयर, अदर देन देयर नेचुरल हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट मतलब जो नेचुरल हैबिटेट था, जो नेचुरल उनके रहने की जगह थी, वहां से हटाकर कहीं और शिफ्ट कर दिया गया उनको बचाने के लिए। एग्जाम्पल जू, ठीक है। जू में क्या करते हैं? बाहर से एनिमल ला के रखते हैं बचाने के लिए, उन्हें बचाने का भी उद्देश्य हो सकता है और कई लोग दिखाने के लिए भी रखते हैं, ठीक है। दो तरह से जू होते हैं, एक तो दिखाने के लिए, एक बचाने के लिए। और होता है एक्वेरियम, एक्वेरियम में जानते हो फिश वगैरह को रखा जाता है, तो क्या फिश का नेचुरल हैबिटेट है एक्वेरियम? नहीं, उनको रखा जा रहा है, तो क्या कहलाएगा? एक्स सीटू कंजर्वेशन, राइट। सो इतनी सारी बातें हैं आपकी कंजर्वेशन से रिलेटेड। एक छोटा सा पॉइंट मिस हो रहा है, मैं वो भी आपको करवा देती हूँ। छोटे छोटे दो पॉइंट आपके मिस हुए हैं, एक प्रीवियस चैप्टर से और एक इस चैप्टर से। मुझे याद आया तो मैंने सोचा दोनों पॉइंट मैं इसी चैप्टर में डिस्कस कर दूं। एक आपका होता है एक आपका होता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का मतलब होता है ऐसी जगह जहां बहुत ज्यादा ऑर्गेनिजम्स मिले, बहुत ज्यादा स्पीशीज मिले, हमारी उम्मीद से ज्यादा, उस जगह को कहेंगे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। द प्लेस वेयर, द प्लेस वेयर मेनी varieties of species are present, are present, and also endemic species are present, species are present, are present। तो ऐसी जगह को हम कहेंगे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। इस जगह को कंजर्व करना, बचा के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? एंडेमिक स्पीशीज। अगर एंडेमिक स्पीशीज खत्म हो गई किसी भी वजह से, तो पूरी दुनिया से वो स्पीशीज खत्म हो जाएगी। सोचो अगर कोई स्पीशीज सिर्फ एक ही जगह रहती है और वो वहां से ही खत्म हो जाए, तो यानी कि पूरी दुनिया से खत्म हो गई। इसलिए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को बहुत बचा के रखने का जरूरत होता है।
ये ऐसी जगह होती है जहाँ बहुत सारी वेराइटीज पाई जाती है और इंडेमिक स्पीशीज भी पाई जाती है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, ठीक है, जिनमें से 3 बहुत फेमस है, मैं उनका नाम आपको बताऊंगी, ठीक है। टोटल अगर मैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बताऊं तो इनिशियली 25 थे पूरे वर्ल्ड में, लेकिन अब कितना माना जाता है 34, जिनमें से आपके 3 इंडिया में है। 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहाँ है? इंडिया में है, ठीक है। इंडिया में बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है बेटा। 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडिया में है। कौन कौन से हैं, इनका नाम आपसे पूछा जाता है तो नाम आप नोट डाउन कर लेना। अगर आपसे पूछे विच आर द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया, तो आपको वो नाम लिखना होता है, तो मैं आपके साथ साथ लिख देती हूँ। वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, ये आपका एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। ये थोड़ा पार्ट इसका श्रीलंका में भी आता है, ठीक है। श्रीलंका जानते हो ना, साउथ पार्ट से जुड़ा हुआ है श्रीलंका कंट्री। नेक्स्ट आपका होता है इंडो बर्मा, इंडो बर्मा, ठीक है, ये जगह के नाम है। और नेक्स्ट है आपका ईस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न हिमालय, ये हमारी कंट्री के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है जहां सबसे ज्यादा स्पीशीज पाई जाती हैं। ओके, तो इतनी सारी बातें हैं। और एक बात हमारी दूसरे चैप्टर से छूटी थी, स्ट्रैटिफिकेशन, वो भी मैं आपको कवर करा देना चाहती हूँ। इसके बाद ये चैप्टर यहाँ पे खत्म है। स्ट्रैटिफिकेशन आपके पिछले चैप्टर का था पर मैं बताना भूल गई थी, छोटी सी डेफिनेशन थी, मैंने सोचा था लास्ट में बताऊंगी पर मैं भूल गई थी, तो मैं अभी कवर अप करा दे रही हूँ आपका, ठीक है। होता है स्ट्रैटिफिकेशन। व्हाट इज स्ट्रैटिफिकेशन? ठीक है, स्ट्रैटिफिकेशन इट इज वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज वर्टिकल distribution, just a minute, it is vertical distribution of plants या अदर ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। जैसे मान लो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन इन फॉरेस्ट मेनली कहा जाता है। जैसे मान लो ये पेड़ है, ये क्या है? ट्री है, ठीक है। इसके बाद क्या आती है? श्रब, झाड़ियां वगैरह आती हैं। क्या आती हैं? श्रब, श्रब मतलब झाड़ियां। इसके बाद छोटे छोटे से पेड़ पौधे आते हैं जिसे हम कहते हैं हर्ब्स। तो ये एक तरह से वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है कि मतलब कुछ प्लांट्स नीचे की तरफ हैं, कुछ ऊपर, फिर कुछ बड़े बड़े हैं, कुछ और बड़े हैं। तो ये क्या है? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। इसी को स्ट्रैटिफिकेशन भी कहते हैं, राइट। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स इन ऑर्डर टू अवॉइड द कंपटीशन, दैट इज योर स्ट्रैटिफिकेशन। ओके, सो इतनी सारी बातें हैं, आपकी पूरी इकोलॉजी यहाँ खत्म होती है। 16वां चैप्टर हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर कल से जब भी आना चालू होता है तो वो जेनेटिक्स का लेक्चर होगा। इसके बाद हम जेनेटिक्स से स्टार्ट करेंगे, ओके। और फिर वो खत्म हो जाएगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस धीरे धीरे करेंगे। मैं कोशिश करूंगी जल्दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाने लगूं, लेकिन मेरे पास टाइम क्योंकि कम बच पाता है तो मैं गारंटी नहीं दे सकती, ओके। सो विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम जेनेटिक्स वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे क्योंकि वो हमने खत्म कर दिया, वो हमने छोड़ दिया था, ठीक है। 2 चैप्टर बचा है, उसके बाद मैंने सारा चीजें आपको कवर करा दिया उसके अलावा, ओके। सो विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।